हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी सुपर फाइन। मैं हूं आपका अपना होस्ट, अपना दोस्त नवीन जहांगीर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनआरपी नीट में। देखिए, आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारी जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को लेके, और एक अपना मेन टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ। ओके, इससे पहले जो अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप और हम अगर चर्चा करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स आपके पास है वो बेसिकली कौन है? स्टैटिक चार्ज। कौन सा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज, यानी कि जो चार्ज रेस्ट में है वो प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आपको पता है तो डेफिनेटली हमें किसके सोर्स का नॉलेज भी होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड जो है, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज फर्स्टली गिवन बाय फैराडे। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। अब देखिए, मैं आपको तीनों फील्ड ना एक साथ स्टडी करवा रहा हूं, और डेफिनेटली आप जिंदगी भर याद रखेंगे इस चीज को कि फील्ड का मतलब क्या है। जैसे एक तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले हमने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जहां तक बात है और मैग्नेटिक फील्ड की जहां तक बात है, तो वन थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर फील्ड का क्या होता है? एक सोर्स होता है। हर फील्ड का क्या होता है? एक सोर्स होता है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन होता है? मास। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? आइदर यू कैन से मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही क्लियर करना है कि किसी भी फील्ड को प्रोड्यूस कौन करता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन है? मास। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फील्ड का सोर्स कौन है? स्टैटिक चार्ज। और अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फील्ड का सोर्स कौन होगा? मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए, जहां तक बात इनके डेफिनेशन की है, तो एक ही डेफिनेशन होती है हर फील्ड की। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड की चर्चा अगर हम करेंगे तो इट इज द स्पेस अराउंड ए मास। इट इज द स्पेस अराउंड ए मास। किसी भी मास के चारों तरफ की वो स्पेस है ये, जिसमें अगर किसी दूसरे मास को एंटर करवाएंगे तो वो वाला मास ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेगा? फील करेगा। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज। और जहां तक बात है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो फील्ड को लेके रटना नहीं है हमें कुछ भी। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो इट इज द स्पेस अराउंड ए मास। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज। और अगर हम बात करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के बारे में, तो इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें तीनों फील्ड्स मैंने आपके साथ में शेयर किए बहुत ही स्मॉल फॉर्म में। आई होप कि आप हमेशा याद रखेंगे कि हर फील्ड का क्या होता है? एक सोर्स होता है,
जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टैटिक चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट और ए मूविंग चार्ज और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहां किसको डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप और हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ही अगर यहां डिस्कस करने वाले हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए थोड़ा अगर हम इसके हिस्ट्री में चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखेंगे, तो ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट है अपने पास, ऑयस्टर्ड 1820 के नियर अबाउट। ऑयस्टर्ड ने फर्स्टली हमें ये बताया कि देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या बताया कि भाई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर आप किसी कंपास नीडल को लेके जाएंगे, या आपके पास कंपास नीडल और यू कैन से मैग्नेटिक नीडल, जब आप इस मैग्नेटिक नीडल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कंडक्टर, तो आपको एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा जिस सिचुएशन पे पहुंचने के बाद ये मैग्नेटिक नीडल में क्या शुरू हो जाता है, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट किया नहीं जाता, संयोगवश हुआ होगा ऐसा कि जब ऑयस्टर्ड कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऑयस्टर्ड को ऐसा फील हुआ कि मैग्नेटिक नीडल जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आता है तो डिफ्लेक्शन शो होता है। तो यहां से जो उसके दिमाग में जो घंटी बजी और वहां से जो इनोवेटिव आइडिया वहां से निकाला गया, वो आइडिया क्या निकल के आया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो किसका सोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल सिर्फ कहां ही डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही सोर्स होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कंडक्टर इज जस्ट ओनली द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अलावा अगर हम कहें तो इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ की वो स्पेस जहां किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पर उन दोनों में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस जगह को, उस रीजन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं किस टाइप की क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस की हम बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग रूल्स से अलग अलग जगह बताई जाएगी। तो वो जैसे जैसे वन बाय वन हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे डायरेक्शन को भी आप और हम क्या करते जाएंगे, डील करते जाएंगे। तो कुछ बातें अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जनरली लिख लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। और जनरली अपन इसे कैपिटल बी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। जहां तक बात इसके यूनिट्स की है, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम एसआई यूनिट लिखते हैं, तो जो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास वो है टेस्ला। और कैपिटल टी से क्या करेंगे, आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। अपने नेक्स्ट चैप्टर में से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, जहां तक बात इसके सीजीएस यूनिट का है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो है गॉस। गॉस और कैपिटल जी से आप इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और गॉस को और हम कह सकते हैं मैक्सवेल,
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम एसआई और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। हमें एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन बताना है। सो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस। ओके, सो यहां से अगर आप 1 गॉस फाइंड आउट करना चाहें तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला यू कैन से। ठीक है, अगर समटाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमसे अगर डिस्कस करवाया जाए किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस हैं वो है m1 t-2 a-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये सब अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम इसके जस्ट बाद में जो अपना मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, बायोट-सैवरेट लॉ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बायोट-सैवरेट लॉ, आई जस्ट रिपीट अगेन द मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इट इज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बस इतना सा याद रखिए आप कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो स्पेस, वो जगह, वो रीजन जहां कोई दूसरा मैग्नेट या दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर या दूसरा मूविंग चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन को, उस जगह को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहा जाता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी समटाइम्स कॉल कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और हम इसे कभी कभी क्या भी कह देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, और समटाइम्स आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन प्लीज। अभी देखिए अपने पास क्या है, बायोट-सैवरेट लॉ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखिएगा। और अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बायोट-सैवरेट लॉ। देखिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भी, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखो बायोट-सैवरेट लॉ क्या कहता है। देखो ऑयस्टर्ड ने हमें ये कहा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो किसका सोर्स होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ अगर मैं किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं कि भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये बात हमें किसने बताई, बायोट एंड सैवरेट ने बताई। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और यू कैन से अ स्मॉल करंट एलिमेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, बायोट-सैवरेट लॉ। कैसे भी शेप का कंडक्टर हो, कैसे भी शक्ल का कंडक्टर हो, हर टाइप के कंडक्टर पे कौन अप्लाई किया जा सकता है, बायोट-सैवरेट लॉ अप्लाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है, कैसे भी शक्ल और कैसे भी शेप का, मान डजंट मैटर, कि कंडक्टर को मैंने मान लिया XY, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपने कितना मान लिया, I मान लिया। कि आपके पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने कितना मान लिया, I मान लिया। अब बायोट-सैवरेट लॉ क्या कहता है कि एवरी कंडक्टर इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ करंट। कैसे, जैसे सपोज करिएगा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट से मिलके ही तो बना है, और हर करंट एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, dl, और हर करंट एलिमेंट में कितना करंट होगा, I, जितना कि कंडक्टर में है। अगर मान लो यही कंडक्टर किसी और शक्ल का, तो सपोज करो कि कर्व्ड है, एक आर्क की फॉर्म में है, तो ये भी किसकी हेल्प से बना है, स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट से मिलके बना है। और अगर इसमें से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं बाहर निकाल लूं,
तो क्या आप इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट को देखकर ये बता सकते हो क्या कि ये इस वाले कंडक्टर का पार्ट है या इस वाले कंडक्टर का पार्ट है? नहीं बता सकते ना। That's why I'm saying that कि बायोट-सैवर्ट लॉ जो एप्लीकेबल है वो किसी भी शेप और किसी भी शक्ल के कंडक्टर पे इक्वली क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये स्मॉल करंट एलिमेंट पे क्या करेंगे, इसको अपन एप्लीकेबल करेंगे और फिर टोटल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, एज यूजुअल इंटीग्रेशन। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकालेंगे स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, तो पहले वो स्मॉल करंट एलिमेंट हम चूज कर लेते हैं। ऑन द कंडक्टर एक्स वाई कहीं भी आप एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करिए। सपोज करिएगा कि ये आपके पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है ए बी। स्मॉल करंट एलिमेंट आपके पास क्या है, ए बी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई डी एल वेक्टर से। देखिए बेसिकली अगर करंट एलिमेंट को हम डेफिनेशनली अगर चर्चा करें तो करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, सो दिस इज आईडीएल। आईडीएल अपने पास क्या है, करंट एलिमेंट। इस पर मेंशन कर देता हूं मैं, करंट एलिमेंट। अब देखिए सिर्फ हमारा ध्यान किस पर ही होना चाहिए, करंट एलिमेंट पर ही होना चाहिए। रेस्ट ऑफ कंडक्टर से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं वो सिर्फ किसकी वजह से निकालने जा रहे हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो हमें सिर्फ किसको ध्यान में रखना चाहिए, स्मॉल करंट एलिमेंट को। सो आर यू गाइस रेडी टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट? सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करिएगा कि हम इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से और किसी पॉइंट P पर क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर R और ये हमारे पास क्या है, एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर R विद द करंट एलिमेंट IDL। ओके, सो इस P पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिपेंड्स ऑन dB is directly proportional to the current flowing through the conductor. dB is also directly proportional to the length of the small current element, and dB is also directly proportional to the sine of angle theta. And as I told you, theta is the angle between position vector R mixed with the small current element, and dB has the inverse relation with the square of distance R. ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी कि इन फोर फैक्टर्स को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस वी गेट dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एज यूजुअल कि जैसा किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आप कांस्टेंट यूज करेंगे। तो dB इज इक्वल्स टू K IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, constant of proportionality and is depends on the two factors, and it depends on the two factors। पहला नंबर एक, देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया होगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था उसको एक पार्टिकुलर नेमिंग हमने किया था और वह था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ऑन द सेम मैनर यहां जो के आपके पास है, और सॉरी वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। पहला क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरा आपके पास क्या था, नेचर ऑफ मीडियम। ऑन द सेम मैनर यहां भी के डिपेंड करेगा, एक तो आपके पास क्या आएगा, नेचर ऑफ मीडियम, पहला जो फैक्टर है वो क्या आएगा, नेचर ऑफ मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, in which the conductor is placed. Or second thing you can say, system of units, system of units। देखिए ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं के को, वो डिस्कस करने जा रहे हैं एसआई सिस्टम, और मीडियम की बात करें तो एयर या वैक्यूम। इन एसआई सिस्टम और मीडियम के तौर पे हमने क्या लिया, एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो जो के की वैल्यू आपके पास होगी वो क्या होगी, के इज इक्वल्स टू के ई, और इसको हमने एक नाम दिया मैग्नेटिक कांस्टेंट। इसके को हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक कांस्टेंट नाम दे दिया। और यहां जो मैग्नेटिक कांस्टेंट यानी कि के ई है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए आप इसको डिफरेंट यूनिट्स में भी लिख सकते हो, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 टेस्लो एम्पियर पर मीटर, और इसे लिखा जा सकता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो यूनिट्स हैं जो अलग अलग फैक्टर्स की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहां से एक नया फैक्टर आपको और देखने को मिल रहा है जिसे हमने लिखा है म्यू नॉट। ओके, तो यहां पे म्यू नॉट जो आपके पास है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन प्लीज। थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको क्या कर लें, थोड़ा नोट डाउन कर लें। फिर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आगे, वो आपके पास इसकी म्यू नॉट की वैल्यू को डिस्कस करेंगे, और इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो डिस्कस करेंगे। अभी वेक्टर फॉर्म हमें डिस्कस करना है अभी बायोट-सैवर्ट लॉ का, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अभी हमें और क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, देखिएगा, तो हम लिखेंगे वेयर म्यू नॉट, दैट म्यू नॉट, ठीक है, इज द परमिटिविटी, PERMEATIVITY, the permeability, really sorry, permeability, और magnetic permeability of free space, और क्या कह सकते हैं आप इसे, एयर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और सिंपली आप इसे क्या कह सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, अब इस म्यू नॉट की अगर अपन मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें, देखिए यहां से जब आप म्यू नॉट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, और यूनिट आप क्या भी लिख सकते हो, टेस्लो मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली अपने पास जो एम्पियर सर्कुलर लॉ बना वो क्या बना डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू के ई,
into I dl sin theta upon r square. ओके, सो फाइनली देखिए अब के की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें. सो dv इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square. Finally we go to the result of Biot-Savart law, and here the result is mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is the mathematical form of Biot-Savart law. देखिए अब इस Biot-Savart law को हम किस फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, आई मीन वेक्टर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. तो चलिए लगे हाथ इसके वेक्टर फॉर्म को भी डिस्कस यही कर लेते हैं. इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे तो dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square और into n यूनिट वेक्टर. देखिए आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए किसका यूज होगा, यूनिट वेक्टर का यूज होगा. और वो यूनिट वेक्टर यहां पे कौन है, n कैप. वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर. एन कैप हमारे पास कौन है, एक यूनिट वेक्टर है जो हमें बेसिकली किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा. अब देखिए यूनिट वेक्टर जो है एन कैप, तो आप इसे थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl cross r divided by r cube, and this is the vector form of Biot-Savart law. देखिए ये क्यों आया, क्योंकि अगर मैं I dl क्रॉस r वेक्टर को सोल्व करने लगूं और दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फर्स्ट into magnitude of vector second into sin of angle theta और into आपके पास क्या है, n यूनिट वेक्टर. तो देखिए आपके पास क्या है, ये रहा ideal, ठीक है. अब देखो sin थीटा n कैप, बट यहाँ पे कौन नहीं है, r नहीं है. तो जब अगर मैं इसको r यहाँ पे मेंशन करूंगा तो मुझे r से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, r क्यूब. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ गया, r क्यूब आ गया. ओके, सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे बताया जाएगा. पहले तो यही कंफर्म करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसे. तो जैसा कि आपने वेक्टर में डिस्कस किया होगा, जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है, जैसे सपोज करो कि देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b एंड हुज क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर c. तो वेक्टर c इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b. c वेक्टर उन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में कौन से दोनों वेक्टर लाई करते हैं, a और b वेक्टर लाई करते हैं. तो सिमिलरली आप यहां क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing to the plane containing ideal vector and r vector. ठीक है, और हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट है आइडियल वेक्टर और r वेक्टर का. और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कौन से रूल से दे सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से और स्क्रू रूल से भी आप दे सकते हो. सो द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, or you can say cross product, the direction of magnetic field dB, or you can say the direction of cross product is given by
राइट हैंड रूल एंड हाउ टू अप्लाई द राइट हैंड रूल। देखिए, हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे फ्रॉम आइडियल वेक्टर टू आर वेक्टर। किधर से किधर स्ट्रेच करेंगे? फ्रॉम आइडियल वेक्टर टू आर वेक्टर। ध्यान से देखिए, ये है अपना आइडियल वेक्टर और ये है आर वेक्टर। तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करेंगे आइडियल वेक्टर से आर की तरफ। तो ये जो मोशन बन रहा है, एक्चुअली कैसा मोशन बन रहा है आपके पास? ध्यान से देखिए, इसको क्लॉकवाइज मोशन बन रहा है। कैसा मोशन बन रहा है? क्लॉकवाइज। तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज स्ट्रेच करेंगे। कैसे स्ट्रेच करेंगे? क्लॉकवाइज। और एक्सटेंडेड थंब जो होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए, एज आई टोल्ड यू इन दैट पर्टिकुलर लाइन, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में कौन लाई करता है? आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर लाई करता है। तो ये इस बोर्ड के क्या है? पैरेलल। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के क्या आएगी? परपेंडिकुलर आएगी। या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी या परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो कैसे बताएंगे? राइट हैंड रूल लगाएंगे इसके ऊपर। राइट हैंड रूल कैसे लगेगा? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अपन क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, आइडियल से आर की तरफ। तो कैसे स्ट्रेच हो रही है? क्लॉकवाइज। तो फिंगर्स को क्लॉकवाइज स्ट्रेच किया। एक्सटेंडेड थंब हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे? क्रॉस। ठीक है, तो ये जो क्रॉस का सिंबल हमने यूज किया है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है। ओके, सो ये सब हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया है। किसको? बायोट सेवरेट लॉ को। एक स्पेशल केस है जो मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, कहां पे निकालनी है? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं ये वाला रिजल्ट आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग conductor is always zero। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, न्यूमेरिकल से बहुत हेल्प करेगा आपकी रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। कैसे? सपोज करेगा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने किसी पॉइंट P पे बना हुआ है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस P पॉइंट को ऑन द कंडक्टर ही मान लूं, ऑन द कंडक्टर ही मान लेंगे, तो जब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट मूव करता हुआ यहां पे आएगा तो थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 डिग्री का बन जाएगा। और अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहां ना मान के यहां मान लिया जाए तो P पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। सपोज करो कि फिर हमारे पास P कहां आ गया? ऑन द कंडक्टर। तो आपके पास इस केस में थीटा कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। और साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है? 0। दैट्स वाई दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। ओके, आई होप वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर और बहुत अच्छे से आपको बायोट सेवरेट लॉ क्लियर हुआ होगा। यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन। थैंक यू।